एक ही जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन और एक ही जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन का हॉल, उस एक हॉल में दो बच्चे हैं, एक है रोहित जो रैंडमली तुक्का मारता है और एक है अमन जो स्मार्ट तुक्का मारता है। और ये दो बच्चे जिनकी दो अलग अलग स्ट्रैटेजी, जिसकी वजह से इनको आएंगे दो बिल्कुल अलग अलग नंबर। तो आज के इस वीडियो में यही समझने वाले हैं कि भाई सेम प्रिपरेशन सेम पेपर, पर दोनों बालकों के नंबर बहुत अलग अलग, एक के 90 और दूसरे के 150। और हो सकता है ये 90 और 150 तो मैंने हाइपोथेटिकल फिगर लिया है, पर हो सकता है शायद एक के 50 रह जाए और एक के 150 हो जाए, इसमें भी मेरे को कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा। अब मुद्दा ये है कि भाई जब दोनों का सब कुछ सेम है, भाई उनका नॉलेज भी बढ़ाया है, बराबर है, दोनों सेम टाइम पे पढ़े हैं, सेम क्लासेस में पढ़े हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी डिफरेंस है और इसी की वजह से इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो एक्चुअली में डिफरेंस यही है कि उनका नॉलेज बिल्कुल सेम है पर उनकी स्ट्रैटेजी अलग है। एक बंदा रैंडम तुक्का मारता है और एक बंदा सोच समझ के, मतलब कहते हैं ना, एक कैलकुलेटेड गेस लेता है। अब ध्यान से देखिए, तो ओवरऑल जेडब्ल्यू की जो रियलिटी चेक है वो ऐसी है कि 30 से 40% सवाल आसान आते हैं, 40 से 50 टफ और 10 से 20% कठिन। ये था थोड़े पिछले साल तक का, पिछले साल मतलब साल 2025 तक का कुछ डेटा। लेकिन अब थोड़ा क्या हो गया, 30 से 40 जो है ना वो ऑलमोस्ट 30% हो गया है, 40 से 50% जो मीडियम रहते थे वो अब 50% हो गए, और 10 से 20% में ये 20% हो गया है। मतलब अब कठिन की संख्या थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है, मीडियम की संख्या और थोड़ी बढ़ गई है, जिस मीडियम में भी थोड़ा डिफिकल्टी लेवल वाला सवाल है, और इजी की संख्या घटा दी गई है, वो ऑलमोस्ट 30% है। तो पहला तो आपको ये समझने की जरूरत है कि यार पेपर का लेवल ओवरऑल कठिन जा रहा है। अब पेपर का लेवल कठिन जा रहा है तो कई बार बच्चों को ये लगता है कि अरे यार 30% ही सवाल हुए हैं, भाई 90 नंबर में क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, पैनिक कर गए और उन्होंने लगाना शुरू किया तुक्का। पर बाद में जब रिजल्ट आया तब उनको समझ में आया कि यार 90 नंबर में भी जेडब्ल्यू क्वालिफाई हो रहा था, कट ऑफ क्लियर हो जाता। लेकिन क्योंकि हर साल क्या होता है, हर साल पेपर जेडब्ल्यू इतना आसान देता है कि कट ऑफ कम से कम 100-120 नंबर के आसपास जाता है, उनको लगता है कट ऑफ ही नहीं क्लियर हो रहा, मारना शुरू करते हैं तुक्का। पर आपको यह समझना होगा धीरे धीरे पेपर टफ बना रहा है एनटीए, तो जब पेपर टफ बना रहा है तो उसकी वजह से आपको यह भी समझना होगा कि आपको तुक्का कब लेना है और कितने मार्क्स के आसपास आपको समझना है कि अब तुक्का मारना चाहिए, ठीक है, और उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो पहला तो ये समझो पेपर का जो पैटर्न है, 25-25 सवाल सब में आते हैं, सब 4-4 नंबर के होते हैं, तो 100 नंबर का एक सब्जेक्ट, 100 का फिजिक्स, 100 का केमिस्ट्री, 100 का मैथ्स, 75 सवाल टोटल होते हैं, 25 या 75 और 300 नंबर का पेपर, ठीक है, +4 -1 का मार्किंग स्कीम है। अब इसमें तो रोहित और अमन तुक्का कब मारते हैं और कैसे मारते हैं, यही आज मैं आपको समझाने आया हूं, बेसिकली इन द तुक्का स्ट्रैटेजी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये वाला कंटेंट तो कोई और दे नहीं रहा है और इस कंटेंट की आपको जरूरत है, मुझे पता है, ठीक है। तो इसलिए ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और आपको कुछ अच्छा ही देकर जाऊंगा जिससे आपको अपने एग्जामिनेशन में बहुत मदद मिले, और ऐसे मददगार चीजें आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो मेक श्योर रखें कि चैनल सब्सक्राइब रहे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब तुक्का स्ट्रैटेजी होना चाहिए लेकिन डेस्परेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि द मोमेंट यू ब्रिंग डेस्परेशन, ये तुक्का स्ट्रैटेजी आपके लिए जहर हो जाएगा और आप तुक्का स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि डेस्परेशन से मारेंगे और आपका तुक्का सब गलत जाएगा। अब 40 से 50 सवाल अगर आपने मान लेते हैं मार दिए, ये 40 से 50 बहुत होते हैं, 40-50 छोड़ो, मैं बोल रहा हूं 35 सवाल अगर तुमने मार दिए, कोई तुक्का लेने की आवश्यकता नहीं, नॉट इवन वन सिंगल। क्यों अपना मार्क्स खराब करो? 40-50 में ऐसे भी सारे सही नहीं होने वाले, 2-4-5 तो गलत हो ही जाएंगे। तो जब 2-4-5 गलत हो जाएंगे तो भी तुम 150-140 नंबर के आसपास बैठोगे। अब इसके बाद अगर तुमने तुक्का ले लिया, मान लो 5-10 सवाल पे ही ले लिया, 2-5-10 नंबर और घट गए तुम्हारे, तो नहीं जरूरत है। आप अगर अच्छा कर रहे हैं तो मत लीजिए तुक्का। हाँ, अगर 20-25 से कम सवाल बनाए, मान ले तो तुमने 20 ही सवाल बनाया, अब 20 के 20 × 4 80 होंगे, उसमें भी 2-4 गलत हो जाएंगे, तो 80 से भी कम हो जाएगा, कट ऑफ क्या 80 से भी नीचे जाएगा, चांसेस बहुत कम है। तो ऐसी परिस्थिति में आप तुक्का ले सकते हैं, या यूं कह लीजिए कि लेना चाहिए, क्योंकि जब इतना कम अटेम्प्ट है कि भाई ऐसे भी नहीं क्वालिफाई होगा, तो आप तुक्का थोड़ा ले लीजिए, थोड़ा बहुत मार्क्स इधर उधर होगा, बट एक थोड़ा मतलब चांसेस भी रहेगा क्वालिफाई करने का। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब रोहित क्या करता है जो आम बच्चा भी करता है, शायद आप भी करते होंगे। सबसे पहले सॉल्व किया, सॉल्व करके इमीडिएटली देखा आंसर आ रहा नहीं आ रहा है, बीच में फंस गया, क्योंकि जैसे ही पेपर मिला आप सॉल्व करने लगे, सॉल्व करें, आंसर नहीं आया, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हो सकता है, पहले 5 सवाल कठिन हो, कोई सवाल का आंसर नहीं आया, आप फंस गए और आप पैनिक में होने लगे। ये जनरल एक आम बच्चा करता है। अमन जैसा बच्चा क्या करता है, सबसे पहले प्लानिंग करेगा कि अच्छा पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि उसको पता है हर सर ने क्लास में EMD स्ट्रैटेजी बताई है। ये बच्चा प्लान करेगा, उसके बाद तुक्का को स्मार्टली प्ले करेगा, और जब तुक्का लगाना है तो स्ट्रैटेजी से लगाएगा, ऐसे ही हवा में नहीं। क्या स्ट्रैटेजी होगी, ध्यान से देखो।
तो अमन का जो अप्रोच होगा, जो मैं हमेशा बताता हूं कि सबसे पहले पूरा पेपर स्कैन करो। देखो 15 मिनट नहीं 30 मिनट लगाना है लगा लो। 2.5 घंटे का भी पेपर दोगे तो कोई जान नहीं जाएगी, 2.5 घंटा पर्याप्त है। लेकिन आप 30 मिनट लगाओ ईएमडी टैगिंग करने में। हर एक सवाल को इजी मीडियम डिफिकल्ट टैग करो। जैसे ही तुम इजी मीडियम डिफिकल्ट टैग करते हो, तुमको पता चल जाता है कितने सवाल इजी हैं जिसको तुमको बनाना है सबसे पहले अपने फर्स्ट फेज में। फर्स्ट फेज में तुमने इजी सारे बना लिए। सेकेंड फेज में देखो मीडियम वाले कितने बन रहे हैं। जितने बन गए, अब बचे हुए सवालों में आपको तुक्का लगाना है, वो भी सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत। और जब आप इजी और मीडियम का आधा बना चुके हो तो आप ऑटोमेटिकली इतने कॉन्फिडेंस में होगे कि यार मेरे को आराम से 100 नंबर 150 नंबर या जितना नंबर आ रहा है उतने तो आ जाएंगे। तो जब इस बात का सुकून रहता है ना, तो इंसान हड़बड़ी में नहीं रहता और प्रेशर में नहीं रहता। इसकी वजह से वो काम और कॉन्फिडेंट रहता है। तो जो तुक्का बनेगा, जो आप एक्चुअली अपने दिमाग से सोच रहे हो, गेस मार रहे हो, वो गेस भी सही मारोगे। अगर आप यहीं पे रोहित जैसा कुछ अप्रोच लेते हो तो आप क्या करोगे, सॉल्व किया तुरंत, पहला वाला नहीं बना, गेट स्टक, टफ क्वेश्चन, नो आइडिया, 10 से 15 मिनट लगा दिए या शायद 5 मिनट के बाद छोड़ दिए, फिर दूसरे वाले में किए, वो भी नहीं बना, पैनिक स्टार्ट होने लगा। उसके बाद जब पैनिक स्टार्ट हो गया, क्या करें समझ नहीं आया, चलो तुक्का मारते हैं। हर सर का तुक्का स्ट्रैटेजी निकालते, चलो मारो तुक्का, अरे मारो मारो मारो। अरे हर सर का स्ट्रैटेजी कैसे तुक्का मतलब तुम्हारा काम करा देगा? तुम भगवान थोड़ी, और कोई भगवान वाला स्ट्रैटेजी थोड़ी दे रहा हूं। जितनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा सबका लिमिटेशन भी बताऊंगा। और तुम अगर पैनिक में मारोगे तो सारे के लिमिटेशन हिट करोगे, सही वाला हिट नहीं कर पाओगे। ये अपने तजुर्बे से बता रहा हूं, ठीक है? तो आपको तुक्का स्ट्रैटेजी तभी लगानी है जब आप पूरी तरह से शांत हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि अच्छा हो रहा है, मैं अच्छा कर लूंगा, और एक सर्टेन लेवल पे पहुंच चुके हैं। मतलब ये यूं समझो कि आप किस्मत की चीज ट्राई कर रहे हो। ध्यान रखना, किस्मत भी अमीरों का साथ देती है, गरीबों का नहीं। गरीबों मतलब बेसिकली मार्क्स का गरीब और मार्क्स का अमीर बोल रहा हूं। जो मार्क्स से अमीर है वो काम होगा, कॉन्फिडेंट होगा, तो उसको लग रहा है कि किस्मत साथ दे रही है, पर वो अपनी बुद्धि से काम कर रहा है। जो गरीब है मार्क्स का, उसको लग रहा है कि यार किस्मत साथ दे रही, मारो मारो मारो, पर वो पैनिक में मार रहा है। वो किस्मत साथ दे देगी ऐसा नहीं होगा, उसका बुद्धि उसका सब खराब करवा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस स्ट्रैटेजी से आगे बढ़े, ठीक है? अब तो सवाल ये उठता है कि भाई फिर तुक्का स्ट्रैटेजी है क्या और कैसे लगाना है तुक्का, ये डिसाइड कैसे होगा? चलो वो बताता हूं। सबसे पहला, आप एलिमिनेट कर सकते हैं या करना चाहिए एक्सट्रीम वैल्यूज को, ठीक है? ये बहुत जगहों पर काम करता है। तो ये पहला सबसे है कि जब आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं तो जो सबसे एक्सट्रीम वैल्यूज है वो जनरली आंसर नहीं होते हैं। तो नेवर गो फॉर एक्सट्रीम और टोटली डिफरेंट ऑप्शन, ये जनरली नहीं होते हैं। पर ध्यान रखिएगा, ये सारी बातों कहने के पहले मैं ये जरूर कह रहा हूं कि आप ये सब कर चुके हैं, इजी मीडियम डिफिकल्ट लगा चुके हैं। अब जैसे मान लो जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूं वो किसी हाल में डिफिकल्ट क्वेश्चन पे नहीं काम करेगा। तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन पता होना चाहिए ना पहले से कि यार ये सवाल डिफिकल्ट है, इस पे तुक्का स्ट्रैटेजी काम ही नहीं करेगी। अगर नहीं पता होगा तो फिर आप लगा दोगे, वहां पे भी तुक्का स्ट्रैटेजी हो जाएगा गलत। आपको मीडियम लेवल के सवाल पे लगाना है, इजी या मीडियम लेवल के सवाल पे, ठीक है? तो एक्सट्रीम वैल्यूज और एकदम डिफरेंट वैल्यूज नहीं उठाई। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए एक सवाल है, अभी आया 2026 का ही आया हुआ है, सवाल दिया हुआ है, मैं सवाल नहीं पढ़ रहा हूं, पर ऑप्शन देखो 6, 120, 20 और 10। सबसे दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज, 6 सबसे कम, 120 बहुत ज्यादा, 7 वाले आसपास वाले 20 और 10। तो अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो पहले तो आप इसको सवाल को पढ़ के थोड़ा आसपास का अंदाजा लगाइए कि भैया बन रहा है नहीं बन रहा है, या थोड़े बहुत कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाए। उसके बाद तुक्का स्ट्रैटेजी लगाइए, 20 या 10 में से आंसर होना चाहिए, तो इसका आंसर एक्चुअली में 10 था, ठीक है? नहीं पता है तो कुछ काम कर गया। दूसरा सवाल, जैसे मान लो ये सवाल है 24 में पूछा हुआ है, इसका एक आंसर है 0, एक है इनफाइनाइट, एक है 3, एक है 1। अब देखो इनफाइनाइट एकदम ही थोड़ा सा एकदम आउट ऑफ द बॉक्स वाला ऑप्शन हो जाता है। ये तब होगा जब तुम्हारा देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस में इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, कम चांसेस है, बहुत ही अटपटा सा आंसर है। तो 0, 3, 1 ये 3 आंसर है। अब देखो तुक्का स्ट्रैटेजी हर बार हमेशा पूरा 100% काम करेगी ऐसा भी नहीं है। जैसे पीछे वाले सवाल में 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ये दोनों, पर इस वाले सवाल में सिर्फ एक ही एलिमिनेट हो पाया, 3 ऑप्शंस बच गए। अब यहां पर आपको तुक्का लेना है कि नहीं लेना है, या आपका पर्सनल कॉल होगा। हो सकता है मैं नहीं लेता 0, 3, 1, अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, एकदम ही नहीं सॉल्व किया तो नहीं लूंगा। या हो सकता है सॉल्व किया, मेरे को दिखा है 1 और 3 नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है, या 0 नहीं आ रहा है, 3 और 1 में से है, तो मैं लूंगा। तो इसका आंसर 0 है। तो तुक्का स्ट्रैटेजी हमेशा काम करे ऐसा नहीं। अब जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूं, देयर आर केसेस जब नहीं काम करेगा। सिंपल सा सवाल देखो, 2026 का ही है, ठीक है? ये भी मीडियम लेवल का सवाल है। ये सवाल है, देखो अब इसमें 8, 6, 7, 6, 5, 5, 6, 7, 8 लगा लो तुक्का, कोई तुक्का नहीं लगेगा। क्या कोई एक्सट्रीम वैल्यू है? नहीं। कोई एकदम अब नॉर्मल वैल्यू है? नहीं, नहीं लगेगा इसमें तुक्का।
तो तुक्का सब में लगे ऐसा जरूरी नहीं है, हाँ कहीं कहीं लगेगा और वो भी उसी के लिए मददगार होगा जो थोड़ा बुद्धि विवेक से काम करेगा। तो 5 6 7 8 यहां नहीं लग रहा तुक्का, 7 इसका आंसर है। अब जहां जैसे अब ये वाला सवाल देख लो, -100 -110 -115 -118, अब लगा लो कैसे होगा। अब बाकी में ये कह सकते हो 100 110 115 118 नहीं होना चाहिए इसका आंसर, तो चलो उतना कट जाएगा, बट फिर 3 में आपको लगाना पड़ेगा कि ये 3 का क्या आंसर होगा। समझ पाए क्या मेरी बात? यहां तक बात समझ में आई? अरे पता नहीं क्या हो गया, एनीवेज यहां तक बात समझ में, अरे अपने आप बंद हो गया, लो पीपीटी गायब हो गई। रुक जाओ भाई, दोबारा पीपीटी खोल लेते हैं, पता नहीं पीपीटी अपने आप कैसे गायब हो गई, ये भी होता है। चलो मूविंग फॉरवर्ड, यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई है तो अभी आगे चलते हैं। ये अपने आप बंद तो हो गया, कहां थे हम लोग? ये पहला चीज है, पहला चीज मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अब आते हैं दूसरी चीज पे, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर ये जो मैं बात अभी आपको बोल रहा था कि इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने जितने ऑप्शंस हैं, 4 में से अगर 2 ऑप्शन कट रहे हैं तो 50% चांस बनता है सक्सेस का, तो तुक्का ले लीजिए। पर अगर 4 में से 3 ऑप्शंस बच रहे हैं, एक ही ऑप्शन कटा है, तो चांसेस घट जाते हैं सक्सेस के, क्योंकि अब जो चांस रहेगा ये सिर्फ 1/3 बचा। तो इसमें मैं सजेस्ट करता हूं जनरली बच्चों को तुक्का मत लीजिए। अगर नंबर अच्छे आ रहे हैं तो अननेसेसरी तुक्का लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। यहां ना मूविंग फॉरवर्ड दूसरा स्ट्रैटेजी ये है सिमिलर ऑप्शंस का ट्रिक। सिमिलर ऑप्शंस मतलब देखो हमेशा जो होता क्या है कि 2 ऑप्शंस अगर सिमिलर हैं तो 90% चांस है कि उसी दोनों में से कोई आंसर होगा, ऐसा जनरली देखा गया है, ठीक है। अब इसके भी अपवाद हैं, वो अपवाद भी आपको दिखाऊंगा। तो अब जैसे मान लो ये सवाल है, यहां पे दिख रहा है p² 72√3q, p² 36√3q, p = 36√3q²। एक मिनट, ये p आया, बाकी सब में p², यहां भी p² है, तो देखो एकदम अब नॉर्मल है, ऑड वन आउट, ये तो नहीं होना चाहिए। फिर p² 72 हो गया, 36 हो गया, 6 हो गया। अब 6 36 और 72 मेरे को तीनों सेम लग रहा है, बट शायद अगर आसपास हुआ भी सिमिलर सा तो यही दोनों होगा, क्योंकि 6 है और ये 6 का स्क्वायर 36 है। मेरा सोचना, अब हो सकता है कोई सोच ले एग्जाम में कि सर ये 36 है और 36 का ये 72 है, ऐसा भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो अब यहां पर आपको देखना होगा कि क्या कॉमन सेंस लग रहा है। बट मैंने जब ऐसा बनाया डायग्राम तो मेरे को लगा यार 6 36 में हो सकता है या 72 36 में, तो एक 36 तो कॉमन बन रहा है। अब ये मेरा वाइल्ड गैस है, तुक्का मार रहा हूं, पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता इसका आंसर क्या है, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ पहली बार देख रहा हूं। इसका आंसर एक्चुअली में 36। चलो बहुत बढ़िया, किस्मत अच्छी रही, हर बार किस्मत अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये समझ में आया ना। मूविंग फॉरवर्ड, अब जैसे 3/2 √30/4 √26/4 2, तो अब या तो आंसर 2 या 3/2 में होगा। इसमें मेरे को नहीं लग रहा, क्योंकि ये 3/2 फ्रैक्शन है, ये पूरा इंटीजर है, तो मेरे को लग रहा है इन्हीं दोनों में से आंसर होना चाहिए। अब इन दोनों में से क्या होगा वो मुझे नहीं पता, या तो मैं सॉल्व करके थोड़ा बहुत बता लूं या देख के समझ जाओ। देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABP, AP दिया हुआ है, ABP एक साइड दिया, रूट में है, ये भी रूट में है, शायद रूट में ही होना चाहिए। अब इन दोनों में से कौन सा होगा ये नहीं पता मेरे को। 30/4 26/4, चलो 26/4 पे लेते हैं तुक्का, 30/4 निकल गया। अब कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो बट मोटी बात ये है, मैं बताने की कोशिश ये कर रहा था कि इन दोनों में से कोई होगा। तो यहां तक ये काम कर रहा है, बट कभी कभी नहीं भी काम करेगा। जैसे देखो 18 8 20 6, अब यहां पर कोई सिमिलर ऑप्शन दिख रहा है? मेरे को तो नहीं दिख रहा बॉस। 6 का 6 3 18, 8 का 20 तो नहीं दिख रहा। अब मैं बहुत रैंडम गेस मानूंगा तो 18 और 6 में से कोई होना चाहिए, पर पता नहीं है कि नहीं है। लो 20 निकल गया, तो नहीं काम किया यहां पर। तो कई बार नहीं भी काम करेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि तुक्का में कभी कभी काम करेगा, हमेशा नहीं करेगा, ठीक है। और वो भी तब लेना है जब आप काम कंफर्टेबल पोजीशन में है। क्लियर? अब एक जो तीसरा ट्रिक है वो है AOTA NOTA, मतलब ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, ये वाली चीज में। अब ये जनरली देखा गया है कि जब MCQ सवाल पूछा जाता है और ये ऑप्शंस हो तो 50% टाइम्स ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा 50%, बचे हुए 50% में नहीं भी होता है। तो बचे हुए 50% में जनरली देखा गया है 20% टाइम पे नन ऑफ द अबव रहता है और 30% टाइम पे कोई उनमें से दूसरा ऑप्शन होता है, ठीक है। तो अब अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या फिर एनी अदर ऑप्शन नहीं है, कट रहा है, और नन ऑफ द अबव और एनी ऑल ऑफ द अबव में से चुनना है, तो इसमें आप ज्यादा चाह सकते हैं ऑल ऑफ द अबव के साथ, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे ये सवाल है, जैसे स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। तो ये है ऑल ऑफ द अबव कि सारे के सारे ट्रू हैं, और ये है नन ऑफ द अबव। तो अब इन दोनों में से अगर चुनना है तो ये C को मैं चुनूंगा, अगर मेरे को पता है ये पहला और दूसरा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी है C। वैसे ही दूसरा वाला नीदर 1 1 बोथ 1 1 एंड ऑन 2, नीदर 1 1 नॉर ऑन 2 बोथ 1 1 ऑन 2 1 1 ऑन 2,
अब अगर इन दोनों में से ऑप्शन चुनना है तो शायद मैं बोथ 1 1 एंड ऑन टू को चुनूं, पर यहां पर नीदर 1 1 ऑन टू है। तो मैं वही बता रहा हूं कि ये आपको समझना पड़ेगा कि तुक्का विल नॉट ऑलवेज वर्क। जो मैं तरीके बता रहा हूं वो थोड़ा आपको मदद कर सकते हैं, वो भी तब जब आपके पास थोड़ा बहुत ज्ञान है पहले से। अभी जैसे देखा, मैं सारे आंसर्स कैसे मार रहा हूं, मैं सवाल भी नहीं पढ़ रहा हूं, नहीं पढ़ रहा हूं, बस मैं ऑप्शंस मारते जा रहा हूं, बस स्ट्रैटेजी देख रहे हो। सिर्फ स्ट्रैटेजी से ऑप्शन मारूंगा तो गलत होगा। तो इसलिए इन बातों को आप समझिएगा, ठीक है। और कुछ जगहों तो बहुत गलत गंदा फेल भी हो जाता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे 1 1 बट नॉट ऑन टू, इसका आंसर 1 1 बट नॉट ऑन टू है। लो, वो 30% टाइम जब कुछ और हो सकता है तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। फाइनल बात ये है, रोहित के मार्क्स से या कम आ रहे हैं अमन के मार्क्स से, सिर्फ इसलिए क्योंकि भैया अमन थोड़ा सा बुद्धिमानी लगा रहा है। और वो बुद्धिमानी आपको वापस से याद दिलाता हूं, मुझे तुक्का तब लगाता हूं जब दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाऊं, ताकि चांसेस 50% हो सही होने के। कॉन्सेप्ट का बेसिक आइडिया है मेरे पास, पूरा हवा में तुक्का नहीं लगा रहे हैं। टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो मुझे पता है मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो बस मेरे को 2-4 सवाल पे तुक्का लेना है। और अटेम्प्ट सेफ रेंज में है, नॉट ओवर रिस्किंग। मतलब पता है मेरे को कि 150 नंबर आ रहे हैं, 200 नंबर आ रहे हैं, 10-20 ऊपर नीचे हो गए तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तब जाकर मैं ये कर रहा हूं। या फिर 100 नंबर 120-140 के आसपास पहुंच गया, पता चला कि ऐसे जोन में है कि भाई 10-20 नंबर ऊपर नीचे घस के और मेरा मामला सेट हो जाए, तो वैसे रेंज में आप कभी भी तुक्का मत लीजिए, मत ही लीजिए, ठीक है। ऐसे वाला बच्चा नहीं बनना है। 4 ऑप्शंस हैं, चारों नहीं पता, आप रैंडम गेस मार रहे हैं, बहुत खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा वाला इस स्थिति में नहीं पहुंचना है कि कॉन्सेप्ट नहीं है, रैंडम गेस मार रहे हैं, ऑलरेडी नेगेटिव हो चुके हैं समथिंग, और पैनिक में डिसीजन तो बिल्कुल तुक्का का मत लीजिएगा। क्लियर? तो वो उम्मीद करता हूं कि आपको तुक्का स्ट्रैटेजी थोड़ी चमकी होगी और समझ आया होगा। तुक्का में बहुत ज्यादा कुछ साइंस नहीं होता है, थोड़ा बहुत जो दिमाग लगा सकते हो वो मैंने आपको बता दिया, और मैं आपकी ये सब मदद करता रहूंगा। आप पढ़ाई अच्छे से कीजिए और वही आपको बचाएगा, ठीक है। चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा, बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।